गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। देखो हाफ लाइफ क्या होती है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी हाफ कंप्लीटेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। फॉर दैट रिएक्शन द सिंबल इज टी हाफ। मतलब किसी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल, और इसको डिनोट किया जाता है टी हाफ के द्वारा। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है। अब हम टी हाफ की गणना करें तो टी की जगह तो टी हाफ, और अभिक्रिया आधा पूर्ण हो गई, ये मतलब टी हाफ पे ए माइनस एक्स का मान क्या होगा? तो हम क्या कह रहे हैं, जब अभिक्रिया आधा पूर्ण हो जाए तो ए माइनस एक्स की वैल्यू टी हाफ पे कितनी होगी? ए बाई टू। तो ए माइनस एक्स की जगह लिख दो ए बाई टू। तो ए बाई टू यहाँ पे लिखेंगे तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा और दो ऊपर चल जाएगा, मतलब log 2, और 2.303 को log 2 मतलब 0.30 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.693 अपॉन K1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या हुई? 0.693 अपॉन K1। इसका मतलब निकलता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो इसका मतलब क्या निकलता है? जैसे 100 मोल हमारे पास कोई रिएक्टेंट है तो 100 से 50 मोल होने में मान लो उसको आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है, तो 50 से 25 मोल होने में कितना लगेगा? 1 घंटा। 25 से 12.5 होने में कितना लगेगा? 1 घंटा। और 12.5 से 6.25 होने में लगेगा 1 घंटा, और 6.25 से 3.125 होने में लगेगा कितना? 1 घंटा। इसका उदाहरण रेडियो एक्टिव डीके है ही। अब देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। एक तो जिसमें दो रिएक्टेंट हो, दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग हो, और एक दो रिएक्टेंट हो, दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो। तो जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है उसके लिए टी हाफ ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरी बात है जिसके लिए दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, उनमें देखो होता है K2 बराबर 1 अपॉन टी एक्स ओवर ए माइनस एक्स। वही लिखना अपने ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या रख दो? ए बाई टू, और एक्स की वैल्यू भी ए बाई टू होगी। तो यहाँ पे टी हाफ पे ए माइनस एक्स बराबर ए बाई टू और एक्स बराबर ए बाई टू। तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन K2A। टी हाफ बराबर होगी 1 टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लो 100 से 50 होने में 1 घंटा लग रहा है, तो 50 से 25 होने में कितना लगेगा? मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ेगी तो उसका मान घटेगा, और उसकी अभिक्रिया की सांद्रता घटेगी तो उसका मान बढ़ेगा। तो मतलब 2 घंटे। 50 से 25 होने में 2 घंटे, 25 से 12:30 होने में 4 घंटे, और 12:30 से 6:15 होने में 8 घंटे, और 12:30 से 6:15 होने में फिर दुगने। ऐसे और जैसे जैसे सांद्रता घटती जाएगी टी हाफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। थर्ड ऑर्डर में क्या होता है? ये इसका वो फॉर्मूला है टी हाफ ए स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या? K0 बराबर एक्स अपॉन टी,
एट टी हाफ एक्स बराबर ए बाई टू, तो टी हाफ की वैल्यू होगी ए अपॉन टू के जीरो, मतलब टी हाफ किस पे, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो 100 से 50 होने में लग रहा है 1 घंटा, तो 50 से 25 होने में कितना लगेगा, देखो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आधा घंटा। 25 से 12:30 होने में कितने लगेंगे, 15 मिनट, और 12:30 से 6:15 होने में कितने लगेंगे, 7.5 मिनट। 6:15 से 3.125 होने में लगेंगे 7.5 का आधा कितना हो गया, उतने में। जैसे इसका उदाहरण है रेलवे रिजर्वेशन की खिड़की, देखो वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मान लो पहले 100 है, तो 100 से 50 होने में कितना लगेगा, 1 घंटा लग रहा है, तो 50 से 25 होने में कितना लगेगा, उससे कम आधा घंटा लगेगा, मतलब उससे अपन रिजेम्बलेंस कर सकते हैं। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ इक्वल्स टू 2 to the power n minus 1 बट्टे के एन n minus 1 a to the power n minus 1। इसकी कंडीशन ये है कि अभिक्रिया का ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए ये काम का नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने की विधियां, मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें देखो 5-6 विधि हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, या इसका दूसरा नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, देखो इसमें क्या करते हैं, एनी एक्सप्रेशन विच गिव्स कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ टी ए एंड ए माइनस एक्स प्रोवाइड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो क्या करते हैं, सभी अभिक्रियाओं के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, या फिर थर्ड ऑर्डर, इनके लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ये इनके लिख दिए हैं, K1 बराबर K2 बराबर K2 बराबर K3 बराबर जीरो ऑर्डर। अब देखो हमारे पास टी की वैल्यू है, क्योंकि टी हम 0 से 0, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये फिर ए की वैल्यू मतलब रिएक्टेंट की प्रारंभिक कंसंट्रेशन है। फिर ए माइनस एक्स की वैल्यू हम टी बराबर 0 पे ज्ञात कर लेते हैं, टी बराबर 5 पे, टी बराबर 10 पे, टी बराबर 15 पे, टी बराबर 20 पे। ये सभी ज्ञात करके इन फॉर्मूलों में रखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मान लो एक्स, ये जीरो ऑर्डर में रखा एक्स अपॉन टी, टी बराबर 0 पे, 5 पे, 10 पे, 15 पे। अगर मान लो हर बार के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मान लो के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आई तो उन वैल्यू को फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में रखना शुरू करो। अगर यहाँ पे हर बार हर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो मतलब अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर है। अगर कांस्टेंट नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, K2 में रखेंगे। अगर K2 में हर बार कांस्टेंट आ रही है तो अभिक्रिया का ऑर्डर क्या है, 2। अगर नहीं आ रहा है तो फिर K3 में ट्राई करेंगे। इस प्रकार K3 में इसकी वैल्यू अगर सभी कंडीशन के लिए कांस्टेंट आ रही है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, K3। तो इसका मतलब हिट एंड ट्रायल, पहले इसमें रख के देखा, फिर इसमें रख के देखा, फिर इसमें रख के देखा, फिर इसमें रख के देखा, तो कोई न कोई किसी न किसी अभिक्रिया के लिए फॉर्मूले के लिए इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वैसे यही वही तरीका, जैसे कोई ताला है और उसके पास उसकी हमारे पास 5-6 चाबी हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं है चाबी कौन सी है, तो पहले एक चाबी ट्राई करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, फिर चौथी करते हैं, 5वीं करते हैं। तो किसी न किसी ट्रायल में हम उस ताले को खोलने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो चाबी उस ताले की है। इसी प्रकार
जिस फॉर्मूले में प्रत्येक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो उसका मतलब उस अभिक्रिया की कोटि वो है। नेक्स्ट और आगे के मेथड हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।